मेरा नाम नैना है। उस वक्त हम गांव की सादा-सी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ना दिल में इतनी ख्वाहिश थी और ना इतनी अक्ल। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। कब बचपन से जवानी का दौर शुरू हुआ, पता ही ना चला। गांव का साफ और ताज़ा माहौल होने की वजह से जो भी मुझे देखता तो मेरी तारीफ ज़रूर करता। हम दो बहन भाई थे। मेरा भाई बड़ा था, उसका नाम दिलीप था। हमारे बाबा की कुछ साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। हम देहाती लोग रूखी सूखी जैसे मिलती खुश होकर आने वाले थे। मेरा भाई मेहनत मजदूरी करता और मैं भी उसका हाथ बटाती। यूँ हमारा गुजारा अच्छा हो रहा था। हमारी माँ इन दिनों बहुत बीमार रहती थी। तबीयत ठीक होती तो वो भी हमारे साथ बराबर काम करती थी। वैसे तो अब ज़्यादातर देहातों में ये काम ख़त्म हो चुका था, मगर हमारे गांव में अब भी वही व्यवस्था थी। गांव का सरदार चौधरी साहब था और वही सरदारों वाली आदतें थी। हर जगह हर काम में अपना ऑर्डर चलाने की कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जिन दिनों गर्मियों का मौसम था और गांव में अनाज की कटाई हो रही थी, चौधरी साहब के खेत पर मेरा भाई भी काम कर रहा था। मैं और मेरी माँ भी जाती थी। एक दिन काम करते हुए वहाँ ज़मीन पर चौधरी साहब ने चक्कर लगाया और मुझे देख लिया। शायद खूबसूरती होना मेरी बदकिस्मती थी। गरीब की बेटी खूबसूरत हो तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। वो हमारे साथ भी हुआ। चौधरी माँ के पास आया और बोला, चाची तबीयत कैसी है तेरी अब? वो माँ से पूछ रहा था और देख मेरी तरफ रहा था। मुझे उसी वक्त किसी अनहोनी का अंदेशा होने लगा। ठीक है चौधरी साहब, शुक्र है ऊपर वाले का, माँ ने जवाब दिया। तो चौधरी साहब ने फिर से पूछा, ये कौन है तेरे साथ चाची? बेटी है तेरी? जी हाँ चौधरी साहब, ये मेरी बेटी नैना है, माँ ने बताया। तो चौधरी सर हिलाता हुआ वहाँ से चला गया। उस वक्त तो वो वहाँ से चला गया, मगर कुछ दिन बाद दिलीप खेतों से वापस आया ही था कि दरवाजे की फिर से घंटी बजी। दिलीप ने दरवाज़ा खोला तो सामने चौधरी का आदमी खड़ा था। उसने कहा कि वो माँ से बात करने आया है। दिलीप उसे अंदर ले आया। माँ और दिलीप उसके पास बैठे रहे। कुछ देर बाद वो चला गया। माँ से पता चला कि चौधरी ने रिश्ता भेजा है मेरे लिए। माँ गुस्से से आग बबूला हो रही थी। चौधरी साहब, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। खैर हम सब ने फैसला किया कि चौधरी से डरने की ज़रूरत नहीं, हमें वही रहना है जो हमारा दिल चाहेगा। अगले दिन चौधरी का वही आदमी फिर आया तो माँ ने कहा कि हमारी तरफ से साफ इनकार है। फिर वही हुआ जिसका हमें डर था। हमें यह बात तो पहले ही मालूम थी कि इनकार के बदले हमें चौधरी साहब के बवाल का सामना करना पड़ेगा, मगर वो बवाल इस शक्ल में आया ये हमें मालूम ना था। कुछ दिन बाद खेतों पर चौधरी और दिलीप की लड़ाई हो गई। बात तो इतनी बढ़ गई कि चौधरी साहब ने दिलीप पर फायरिंग कर दी। गोली लगने पर मेरा भाई की वहीं पर मृत्यु हो गई। मेरा भाई हमारे घर का अकेला मर्द था, वही हमें छोड़कर चला गया। ये हमारे लिए बर्दाश्त न था। माँ चारपाई पर लग गई। वो हर वक्त रोती रहती और मुझे कोसती रहती कि तेरी वजह से मेरा जवान बेटा चला गया। मैं बेबस थी, मेरा इसमें भला क्या कसूर था, मगर माँ को कौन समझाए। अब मेरा घर से निकलना और भी मुश्किल हो गया था। नदी में रहकर मगरमच्छ से बेर लगाना आसान न था और मैंने ये बेर ले लिया था। माँ बीमार थी और मैं घर से बाहर जा नहीं सकती थी। कुछ ही दिनों में खाने के लाले पड़ने लगे। मुझे ही कामकाज के लिए घर से निकलना पड़ा। गांव था, कोई इतनी बड़ी जगह तो नहीं थी कि चौधरी से सामना ना होता। वो मुझे आते जाते रोकता और धमकियां देता। चौधरी ने हमारा जीना हराम कर दिया था। फिर कुदरत ने मेरा एक और इम्तिहान लिया। कुछ महीनों बाद माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं भरी दुनिया में अकेली रह गई। अब मैं बिल्कुल अकेली कड़ी धूप में खड़ी थी। मुझे ऐसा महसूस होता कि ना तो मेरे सर पर आसमान है और ना ही पैरों तले ज़मीन। हर वक्त एक ही डर सा लगा रहता था
रात को नींद तक ना आती। ज़रा सा खड़का होता तो आँख खुल जाती। हर वक्त यही डर रहता कि अब कोई आएगा और मुझे मार डालेगा या चौधरी के आदमी उठाकर ले जाएंगे। इस डर के तले दिन रात बसर हो रहे थे। एक रात मैं अच्छी तरह दरवाज़ा बंद करके सोई हुई थी। सोने से पहले मैं कमरे की भी कुंडी लगा लेती थी। अचानक मुझे बाहर खड़का सुनाई दी। मैं चारपाई से उठकर दबे पांव दरवाजे तक आई। मैंने आहिस्ता से बाहर अंधेरे में झांक कर देखा तो बाहर वहाँ दो आदमी खड़े थे। उनके हाथ में दो डंडे थे और उन्होंने कपड़े से मुंह लपेटे हुए थे। वो दोनों कुछ देर खड़े आपस में फुसर फुसर करते रहे, फिर दीवार कूद कर चले गए। वो यकीनन चौधरी के भेजे हुए गुंडे थे जो मुझे डराने की वजह से आए थे। उस दिन के बाद मुझे रात को कभी अच्छी तरह से नींद ना आई। मैं हर वक्त परेशान रहती। फिर एक दिन मैंने सोचा कि इस तरह कब तक चलेगा, मुझे अपने लिए कुछ तो करना होगा। यूँ हाथ पर हाथ रखकर मैं इंतज़ार करती रहूं कि वो लोग जब चाहे आए और मुझे नुकसान पहुंचाए। अपनी तरफ से भी तो कुछ कोशिश करनी चाहिए। इस शाम मैंने चादर ओढ़ी, थोड़ी बहुत जो पैसे बचा कर रखे थे वो लिए और घर को अच्छी तरह बंद किया। बाहर से ताला लगाया और मैं चल पड़ी। मेरा इरादा था कि मैं शाम की बस पकड़कर शहर चली जाऊंगी। एक बार शहर चली जाऊं, फिर देखूंगी क्या वक्त और हालात होते हैं। चादर माथे तक लगाकर मैं सर झुकाए चली जा रही थी। गांव में अक्सर ऐसा होता है कि आते जाते लोग एक दूसरे को रोक कर खड़े हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं। मैं दिल में ही दिल में प्रार्थना कर रही थी कि कोई मुझे ना रोक ले। प्रार्थना करती मैं सड़क तक पहुंच गई जहां से बस पकड़नी थी। बस आने में कुछ वक्त था क्योंकि दो चार लोग और भी खड़े इंतज़ार कर रहे थे कि इतने में मुझे शहर की तरफ से चौधरी की गाड़ी आती नज़र आई। मैं फंस चुकी थी। वो लोग वहां पहुंच गए। मेरे नज़दीक पहुंचकर गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता हुई। उन लोगों ने अच्छी तरह मुझे घूर घूर कर देखा और फिर वही हुआ जिसका डर था। चौधरी गाड़ी से बाहर निकला और मेरे पास आया। क्यों रे नैना, कहाँ की तैयारी है? मैं खामोश रही। उसने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। आसपास के लोग देख रहे थे। मैं गाड़ी में बैठ गई। चौधरी की गाड़ी घर जाने के बजाय डेरे को मुड़ गई। उसने मुझे गाड़ी से उतरने को कहा। डेरे पर कई कमरे बने थे जिसमें काट कबार और अनाज की बोरियां रखी हुई थी। मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया। बाहर से कुंडी लगाकर वो लोग चले गए। मैंने 2 दिन इसी तरह बंद कमरे में गुजारे। दिन में एक वक्त एक आदमी आता और खाना दे जाता। मैंने नोट किया कि वो लोग बाहर से ताला लगा कर नहीं जाते, बस कुंडी लगा जाते हैं। उन दिनों मैंने वहाँ से भागने की तैयारी कर ली। मुझे पता था कि बस किस वक्त आएगी। शाम से कुछ देर पहले मैंने उस कमरे में पड़े नौकर के कपड़े पहन लिए और उन्हीं की चादर ओढ़ ली। अपने कपड़े मैंने एक थैली में डाल दिए। थैला भी मुझे उसी कमरे में पड़ा मिला था। अनाज की बोरियों के ढेर पर चढ़कर मैं रोशनदान तक पहुंची। रोशनदान एक बड़ी खिड़की जैसा था जो नीचे को पकड़े तो सारा ऊपर को खुल जाता था। रोशनदान को सारा खोलकर मैंने बाहर झांककर ऊंचाई को देखा। आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। ऊंचाई ज़्यादा थी लेकिन नीचे कच्ची ज़मीन थी, इसलिए मैंने कूदने को सोच लिया क्योंकि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। पहले मैंने अपनी चप्पल फेंका, फिर टांगें बाहर निकाली और बाहर वाली साइड पर लटक कर छलांग लगा दी। मेरे घुटने छिल गए थे मगर अभी वक्त नहीं था कि मैं ये देखती कि चोट कहाँ लगी है। जल्दी से चप्पल पहने और सड़क की तरफ चल पड़ी। अभी मैं सड़क से कुछ ही दूर था कि मुझे बस आती दिखाई दी। मैंने दिल में ऊपर वाले का धन्यवाद किया और बस में चढ़ गई। खुद को चादर से लपेटकर मैं सीट पर बैठ गई। बस का कंडक्टर शहर की सवारी से 25 रुपये ले रहा था। मैंने पहले ही 25 रुपये निकाल कर हाथ में पकड़ लिए। अपने हाथ पर भी चादर ढक ली कि कोई पहचान ना ले।
कंडक्टर ने मेरे पास आकर ऊंची आवाज़ से कहा, जी भैया 25 रुपये। मैंने चुपचाप पैसे दे दिए। उसने हैरानी से मुझे देखा। उसने पैसे पकड़ लिए। धड़कते दिल के साथ मैंने आधे घंटे की यात्रा तय कर ली। मुझे यही डर लग रहा था कि कोई जानने वाला ना मिल जाए। फिर मैं शहर पहुंच गई तो सुकून की सांस लिया। बस से उतरकर मैं कुछ देर देखती रही कि क्या करना चाहिए। सड़क पर चलते चलते मैंने घर पर लगी नाम की प्लेट पढ़ना शुरू कर दी। कोई अच्छा एरिया लग रहा था। हर तरफ साफ सुथरा माहौल था। रात होने वाली थी और मैं ये सोच रही थी, इससे पहले कोई ठिकाना मिल जाए। फिर मैं एक दरवाजे पर पहुंची। उस पर दिनेश के नाम की तख्ती लगी हुई थी। मैंने ऊपर वाले का नाम लेकर दरवाजे की कुंडी बजाई। कुछ देर बाद दरवाज़ा एक आदमी ने खोला। हुलिये से वो इस घर का नौकर लग रहा था। मैंने अंदाजे से कहा कि साहब से मिलना है। वो आदमी कुछ देर हैरानी से मुझे देखता रहा। जाहिर है मेरा हुलिया शक्ल और आवाज़ उसे सोच में डाल दिया था। वो अंदर चला गया। कुछ देर बाद वापस आया तो साथ में एक और आदमी था। उसकी उम्र 40 या 42 के बीच लग रही थी। उसने भी मुझे हैरानी से देखा और बोला, जी क्या काम है साहब जी, मुझे मदद की ज़रूरत है। मैं कोई चोर नहीं हूँ और ना ही पैसे मांगने वाली हूँ, मुझे मदद चाहिए। तो वो आदमी बोला, अंदर आ जाओ। मैं उसके साथ अंदर चली गई। वो लोग खाना खा रहे थे तो मुझे भी एक प्लेट में डालकर दे दिया। मैं कई दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया था, इसलिए मैंने फ़ौरन प्लेट पकड़ ली और जी भरकर खाना खाया। फिर उस आदमी ने नौकर को चाय लाने को कहा। नौकर चाय ले आया और फिर मुझसे बोला, बोलो कौन हो तुम और तुम्हें क्या मदद चाहिए। मैंने उसे शुरू से आखिर तक सब कुछ सच सच बता दिया। सब बात सुनकर वो कुछ देर बाद सोचता रहा। फिर बोला, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं एक वकील हूँ और मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। मैंने उसका धन्यवाद किया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चली गई। नौकर को जोरा उतार कर अपने कपड़े पहन लिए। हम लोग जो सारा दिन खेतों में काम करते हैं, हमें जल्दी लोगों की नज़रों की पहचान हो जाती है। हम छोटी उम्र में चेहरे पढ़ना सीख जाते हैं। उस आदमी का नाम दिनेश था। वो वकील था और उसने मदद का वादा भी किया। उसकी फैमिली किसी और शहर में रहती थी। वो यहाँ अकेला रहता था। मैंने उसके घर में काम करना शुरू कर दिया। मैं किचन में भी काम करने लगी, मगर मैंने उसकी नज़र पहचान ली थी। था तो वो भी मर्द ही, बस फ़र्क ये था कि वो शहरी था और पढ़ा लिखा था। इसी तरह 2-4 महीने गुजर गए। दिनेश साहब ने मेरी तरफ से केस कर दिया था। वो चौधरी साहब वाले मामले में मेरी मदद कर रहे थे। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी कि वो हमारे पास आकर खड़े हो गए। मैंने उनकी नीयत भांप ली और साफ साफ बात करने का सोचा। दिनेश साहब, हम गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं, मगर मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। दिनेश साहब ने मेरी बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गए। अरे नहीं, मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता था, न जाने तुमने क्या सोचोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। उन्होंने अपनी बात पूरी करके मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा कि मैं रात को सोचकर जवाब दूंगी। फिर मैंने रात को उनसे कहा कि मुझे मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त है कि जब मेरा केस ख़त्म हो जाएगा तो आप मुझे तलाक दे दोगे। उस वक्त मैंने ये फ़ैसला इसलिए किया क्योंकि कुछ महीने दिनेश साहब के घर रहने के बाद मैं जान गई थी कि वो किस तरह के आदमी है। अपनी रोजी रोटी में हलाल और हराम का वो कितना ख्याल रखते हैं, ये भी मेरे सामने था। क्योंकि अब मैं सारा दिन उनके घर ही रहती थी तो काफ़ी कुछ जान गई थी। मेरी बात सुनकर दिनेश साहब कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे कि ठीक है। अगले दिन बहुत सादगी से हमारी शादी हो गई। मेरी ज़िंदगी एकदम बदल गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब होगा। अपनी उम्र से 2 गुना व्यक्ति के साथ मैंने शादी कर ली। अब इस घर में मेरी हैसियत बदल गई थी। दिनेश अपने मामलात में जैसे भी थे,
लेकिन पति की हैसियत से बहुत अच्छे थे। कुछ महीनों में मेरा केस भी निपट गया। चौधरी को सजा भी हुई और जुर्माना भी। हमारी शादी को 1 साल गुजर चुका है। मेरी गोद में बेटी की शक्ल में एक प्यारा सा फूल खिला है, जिसका नाम हमने परी रखा है। दिनेश साहब ने मेरी शर्त पर पर्दा डाल दिया था। उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। वो जान गए थे कि मैंने ये शर्त क्यों रखी है। इसी वजह से एक दिन दिनेश ने खुद ही ये बात छेड़ी। उन्होंने मुझसे वादा किया और यकीन दिलाया कि वो कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे और ज़िंदगी के हर कदम पर मेरा साया बनकर चलेंगे। ज़िंदगी ने जो छीना वो ऊपर वाले ने तोहफे के तौर पर एक अच्छे पति की शक्ल में दे दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगले वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।